अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो जनाब, आज बिल्कुल मैच फंस चुका है। 8 रुकनी बेंच ने आज समाअत की और 35 मिनट तक ये समाअत चली, लेकिन बकौल इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के मुताबिक ये चीफ जस्टिस खुद ही चीफ जस्टिस भी थे और ख़ुद ही वकील थे, और वही बातें, वही कलाबाजियाँ कि हम फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे। बार काउंसिल के नुमाइंदे को भी उन्होंने कहा कि हम फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे। तो उस पर बार काउंसिल वालों ने कहा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनाते तो 7 सीनियर जजों पर मुश्तमिल जो है आप बेंच बनाएं। तो उसने कहा कि नहीं, बेंच बनाने का अख्तियार मेरा है, मैं किसी को इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। और यूं बंदयाल साहब ने कोई किसी की बात नहीं सुनी और तमाम जमायतों को और सबको कहा है कि वो अपना रिटर्न में जवाब जमा करें, और 8 तारीख तक समाअत मुलतवी कर दी गई। और अटार्नी जनरल को भी कहा गया है कि वो पार्लियामेंट की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं इस केस के सिलसिले में, जो ये एक्ट बना है सुप्रीम कोर्ट का, उसके एक्ट की सारी कार्रवाई की मिनट्स जो हैं वो भी साथ लाएं, 8 तारीख को जमा कराएं। तो इसके बाद पार्लियामेंट का भी धुआंधार इजलास शुरू हुआ। पार्लियामेंट के इजलास में सख्त तरीन तकारीर शुरू की गई। ख्वाजा आसिफ ने इनको आड़े हाथों लिया और कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल अदालती कत्ल था, और यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली और मियाँ नवाज शरीफ को हमेशा के लिए नाअहल करना ये अदालती बददियानती थी। इस पर एक कमीशन बनाया जाए और इन सब को, चाहे ये मर गए हैं या ज़िंदा हैं, इन सब को उस कमीशन के सामने पेश किया जाए, एक ताकतवर कमीशन बनाया जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जो है तजवीज़ है और अच्छी तजवीज़ है कि जब से पाकिस्तान बना है, इन जजों का जो दिमाग ख़राब बना हुआ था, जनरलों का, हमेशा इन्होंने जनरलों के साथ मिलकर आइन को पामाल किया। तो इनका हिसाब किताब होना चाहिए। ये मुक़द्दस गाय बनी हुई थी, न इनकी कोई बात करता था, न कोई इनसे पूछता था। ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा कि हमारी तनख्वाह तो 1,80,000 है, हम जो कानून बनाने वाले हैं उस पर उसमें गुजारा कर रहे हैं, और ये इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं और जहाँ से गुजरते हैं सड़कें बंद हो जाती हैं। मैं वज़ीर दिफा हूँ या ये जितने भी यहाँ वफाकी वज़रा बैठे हैं, ये जब भी गुजरते हैं कहीं से कोई रास्ता बंद नहीं होता। तो ये इतना प्रोटोकॉल इनको मिलता है, उसके बावजूद ये इस किस्म की करते हैं हरकतें। लेकिन देखा जाए तो ये अब ये बेंच खुलकर सामने आ गया है, और बेंच में भी अब दरारें पड़ गई हैं कि इस बेंच में 4 लोग, पहले सुना था 2 जो हैं बंदयाल ग्रुप से अलग हो चुके हैं, लेकिन आज की जो खबर है, इस्लामाबाद की खबर है, मौजूद फ़ख्र की और एमजे टीवी वालों की खबर है कि ये जो ग्रुप है अब 4 जजेस पर मुश्तमिल है जो बंदयाल के साथ नहीं है। और अब देखना ये होगा कि अगली समाअत पर ये क्या सूरत हाल होती है और ये कहाँ तक केस जाता है, और उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि अदलिया बहुत जल्दी में है, ताकि जल्दी जल्दी ये कानून ख़त्म करें और अपने तौर पे मनमानियाँ करें, और वही पुराना एक जो है जुडिशल एक्टिविज़्म उस पर चलें, और आइन को अपने तौर पर चलाएं, अपने घर की लोंडी बना के चलाएं। लेकिन इस बार पार्लियामेंट ने भी तहैया किया हुआ है कि ऐसी किसी सूरत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह कल मरियम नवाज़ ने भी लाहौर में जो है लेबर डे पर खिताब करते हुए इनकी साजिशों को बेनकाब किया कि इमरान और इनका गठजोड़ जो है इसके सहूलतकारों का, उसका बुनियादी वजह यही है। और बंदयाल की बीवी की जो ऑडियो लीक हुई है वो भी यही कह रही है कि ये चाहते हैं कि बंदयाल को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाए। जिस तरह आर्मी चीफ का ओहदा एक जो होता है 3 साल का टेन्योर ओहदा होता है, चीफ जस्टिस का ओहदा भी जो है टेन्योर डिक्लेयर किया जाए, उसकी रिटायरमेंट पर वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये एक आइनी तरमीम करते अगर ये कामयाब हो जाते तो फिर बंदयाल मज़ीद 3 साल रहेगा। तो उसके दौरान जो अहम जजेस काजी फायज़ ईसा हो गए, तारिक साहब हो गए, और दूसरे जो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद फिर एजाजुल एहसन की बारी आती, फिर जस्टिस जो है मुनीब की बारी आएगी। तो यूं 9 साल 10 साल ये यूथिया प्रोग्राम कंटिन्यू चलता, और ये अपने फ़ायदे के लिए इमरान खान को एक मोहरा बनाया हुआ है। जिस तरह जनरल फैज़ और बाजवे ने इमरान को इस्तेमाल किया, अब ये लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ
पार्लियामेंट में भी आज ठोक बजाकर सामने आई है और शाजिया मरी ने भी कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर इस पर पार्लियामेंट को एक्शन लेना चाहिए। स्पीकर साहब को भी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखना चाहिए और वहाँ से जो इस केसेस का रिकॉर्ड मांगना चाहिए। उसके अलावा अभी जावेद लतीफ़ साहब की तकरीर शुरू हो रही थी तो जो है हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया। वो बाकी जितनी तकारीर होंगी या जो डिसीजन होगा पार्लियामेंट का उसको हम अगले ब्लॉग में उठाएंगे। उसके अलावा इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और वहाँ खड़े होकर उन्होंने कहा कि मुझे फिर कत्ल करने का इनका प्रोग्राम है। पहले मुझे वज़ीराबाद पे हमला किया गया, फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खफिया वाले खड़े थे, वो मुझे मारना चाहते थे। ये एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गया है जहाँ इसे हर तरफ अब अपने कातिल ही नज़र आ रहे हैं। तो ये लेकिन जो है वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने इनसे कहा कि ये सियासी बयान आप जो है टीवी पर दें, यहाँ इन बयानों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप बात करें। इसकी ख्वाहिश थी कि अब मुझे पुलिस के सामने तफ्तीश के लिए न पेश किया जाए, पुलिस को मना किया जाए कि वो मेरे ऊपर तफ्तीश न करें, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें कहा है कि वो 2 बजे कल इनके पास पेश हों और वहाँ तफ्तीश में शामिल हों, क्योंकि पुलिस में तफ्तीश में शामिल होने के बगैर इनके मुकदमे का फैसला नहीं हो पाएगा। यूँ इमरान खान को आज वो अदालती रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट से कम नहीं मिला, जिसकी वो तवक्को करके काला टोपी और ये जो बास्केट पहन के जाते हैं वो गए, लेकिन वो आज उनको वो चीज़ नहीं मिली। दूसरी तरफ ये भी खबर आई है कि जमान पार्क में 11 मन गोश्त मंगाया गया है बकरे का, जिस पर पिंकी पीरनी कोई नया अमल शुरू कर रही है, लेकिन इसके सारे अमल अब उल्टे पड़ते पड़ रहे हैं। पहले सूरज ग्रहण का था, अब का सुना गया है कि ये लाहौर के सहाफ़ियों के दोस्तों की खबर है कि पिंकी ने 11 मन गोश्त मंगाया है और वो अब उस पर पढ़ाई शुरू कर रही है, बल्कि पढ़ाई शुरू कर चुकी है। उसके अलावा सैफुल्लाह नियाज़ी मंजर आम पे आ गए हैं, जो इमरान खान के फिनेंसर हैं, वहाँ से फिनेंस करते हैं और सारी फिनेंस जितने पैसे आते हैं उसका हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन क्योंकि अभी टिकटों पर माल जमा हुआ है तो उसको ठिकाने लगाने और उसका हिसाब किताब करने के लिए सैफुल्लाह नियाज़ी जमान पार्क में देखे गए हैं। तो ये सूरत हाल है। उसके अलावा मुराद सईद और एक टीवी के एंकर के तहलकात के बारे में भी पिछले 3 दिनों से खबर चल रही है कि वो जो हस्बे हाल में आते थे सहाफ़ी, वो और मुराद सईद के आपस में क्या तहलकात हैं उस पर बड़ा चर्चा हो रहा है। मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा। तो यहाँ तक कहा गया है कि इन दोनों ने आपस में शादी कर ली है। तो ये कहाँ सच है कहाँ झूठ है, लेकिन यूथिया ब्रिगेड में क्योंकि ये सारी चीज़ें यूथिया के कानून में जायज़ हैं तो वहाँ ये चीज़ें चलती रहती हैं। उसके अलावा पिज़्ज़ा उर्फ परवेज़ अलाई जो पिछले कई दिनों से गायब था और पुलिस उसको ढूंढती फिर रही थी, ये कहीं भी किसी को हाथ नहीं आ रहा था। उसके बाद आज वो अचानक लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ पहुँच गया और अपनी तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त भी जमा कराई है और उसे ज़मानत की दरख्वास्त भी दे दी। तो उसको लाहौर हाई कोर्ट ने 15 मई तक जो है ज़मानत दे दी है और उसे कहा है कि 15 मई तक वो मुतल्लिका अदालतों में पेश हो और अपनी कार्रवाई करे। तो यूँ पिज़्ज़ा मंजर आम पे आ गया है। बताने वाले बताते हैं कि ये चौधरी शुजात के घर में ही छुपा हुआ था। ऐसे मुश्किल वक्त में इसे फिर अपना भाई याद आ गया और उसी ने इसकी मदद की, लेकिन जमान पार्क से इसे 0% मदद मिली, जिसका कल इसने शिकवा भी किया था इमरान खान से फ़ोन पर कि मेरे साथ जो है ये सोतीला सलूक किया गया है, मैं पार्टी का सदर हूँ, लेकिन मुझे कोई पूछने तक नहीं आया और 8 घंटे ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कोई पीटीआई का एक कारकुन भी वहाँ नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात थी। उसके अलावा पंजाब पुलिस आज उस्मान बुज़दार को ढूंढती हुई पंजाब यूनिवर्सिटी के रहायशी एरियाज में चली गई, लेकिन बुज़दार का पता नहीं चला। तो ये पंजाब की पुलिस को, मेरा तो ख्याल ये है कि इस निकम्मी और ठल्ली पुलिस को हटाकर कोई किसी दूसरे सूबे से पुलिस मंगाए, क्योंकि इनसे कोई काम नहीं होता। ये सारे परवेज़ के और इनके जो तनख्वाहदार हैं, गवर्नमेंट की तनख्वाह तो ये हराम की खा रहे हैं, लेकिन ये असल में तनख्वाहदार परवेज़ और उसके ख़ानदान के हैं। तो न उनको ये गिरफ़्तार करते हैं न कुछ करते हैं, खामखा ये गवर्नमेंट की बदनामी का बास बन रहे हैं। इसकी जगह पर सिंध पुलिस को वहाँ भेजो या बलूचिस्तान से लेवीज़ को भेजो
تو سارا کام آپ کو گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر کے دکھائیں گے، تو پتہ چلے گا کہ بوزدار کس چڑیا کا نام ہے، یہ کہاں چھپا ہوا ہے اور اس کو کیسے وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں باہر۔ تو اس طرح یہ پنجاب پولیس صرف ڈرامے بازیاں کر رہی ہے، جس طرح زمان پارک میں عمران خان کو گرفتار کرنے گئے، جس طرف جہاں لوگ ہی نہیں تھے اس وقت یہ ڈرامہ کر کے وہاں سے ایس پی بھاگ آیا، اور پھر ساری رات یہ آنکھ مچولی کھیلتے رہے اور عمران خان کو مزید پاپولر کرنے کے چکر میں چلے گئے۔ اس کو گرفتار کیا کرنا تھا، اپنے ہی 150 پولیس والے زخمی کرا کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد یہ پھر فیروز اللہ کے گھر پر بھی ایسا ہی ڈرامہ کیا گیا، بختر بند گاڑی سے اس کا دروازہ توڑا گیا، اور یہ ساری چیزیں فیروز اللہ کا پی ٹی آئی میں قد کاٹ بڑھانے کی تیاریاں تھی، اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن میرا خیال کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر بیٹھے ہیں، شامن قریشی ہو گیا، پرویز کھٹک ہو گیا، اسد عمر ہو گیا، فواد چودھری ہو گیا، یہ لوگ اس کو کیسے برداشت کریں گے کہ یہ جو ہے آگے آئے اور کچھ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر کی لڑائیاں بھی ہیں کہ عمران خان کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہوگا، اور بلکہ عمران خان تو کہیں جانے کا نام نہیں لے رہے، کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد ایک بڑی تقریب ہو رہی ہے، جس کا بھی عمران خان کو بڑا جو ہے تکلیف ہوئی ہے کہ اسے اس میں انوائٹ نہیں کیا گیا، اس میں اس کو نہیں بلایا گیا، بلکہ نواز شریف کو اس میں مدعو کیا گیا۔ وہ تقریب ہو رہی ہے لندن میں، چارلس جو ہے وہ کنگ چارلس کی تاج پہنائی کی رسم ہوگی، جس میں دنیا بھر کے سربراہان جا رہے ہیں، پاکستان سے شہباز شریف بھی جائیں گے، لیکن کچھ سیاسی رہنماؤں کو خصوصی طور پہ بلایا گیا ہے، جس میں پاکستان سے میاں محمد نواز شریف جائیں گے، انہیں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ وہاں لندن میں وہاں بلایا گیا ہے، تو وہ وہاں پر موجود ہیں اور سارا انہیں سرکاری پروٹوکول مل رہا ہے لندن میں۔ تو وہاں سے وہ 6 تاریخ کو اس تقریب میں جائیں گے، یہاں سے شہباز شریف جائیں گے، لیکن عمران خان کو فکر ہے کہ وہ اس تقریب سے باہر رہ گئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی خارجہ پالیسیوں پر ایک سائفر جو امریکہ میں لیک ہوا، اور امریکہ نے جان بوجھ کے اسے لیک کر کے واشنگٹن پوسٹ میں شائع کرایا، یہ حنا ربانی کھر اور شہباز شریف کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ہے۔ اسی میں بتایا گیا ہے کہ ہم اب امریکہ اور یورپ کے کہنے پر نہیں چلیں گے، بلکہ ہم اپنی پالیسی پر چلیں گے، اور یوکرین کے معاملے جنگ کے معاملے میں کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، اور یہی پالیسی اپنائی گئی تھی، اور بلاول بھٹو نے بھی یہی کہا تھا نیو یارک میں کہ ہم اب کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ تو یوں یہ پالیسی اپنی جگہ رہی، لیکن امریکہ کو یہ پریشانی ہے کہ پاکستان اب چائنا کے زیادہ قریب ہو رہا ہے، اور اسے اس سے دور کیا جائے اور اسے دوبارہ اپنی کیمپ میں واپس لایا جائے۔ واشنگٹن پوسٹ میں ایک بہت بڑا مضمون ہے، یہ پڑھنے کے قابل، آپ پڑھیں گے، ابھی ساری اس کی ڈیٹیل سنا کر آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا، تو یہ آپ خود وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف اب سے تھوڑی دیر پہلے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا سلسلہ ہے، لیکن بظاہر تو یہ اس کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سرحدی امور پر وزیر اعظم کو جو بریفنگ دی گئی، لیکن یہ بات اتنی سادہ اور آسان نہیں ہے۔ اس کو آپ آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی کے جو ہے تناظر میں دیکھیں گے تو بہت سی پکچر واضح ہو جائے گی۔ ادھر جو ایک پلان بنایا جا رہا تھا، جس کا آج چودھری اعتزاز احسن نے بھی برملا اظہار کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس کو اڑا دیں گے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو چیف اعتزاز احسن کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ اعتزاز احسن ہی تھا جو افتخار چودھری کی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا، تو اس وقت بھی یسر رضا گیلانی نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہی افتخار گیلانی کو بحال کیا، افتخار چودھری کو بحال کیا تھا، اور دوسرے ججز کو بحال کیا تھا۔ جب کسی ججز کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بحال کیا جا سکتا ہے تو اسے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال بالکل کلیئر ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف اس میں کہاں تک آگے جاتے ہیں، اور اس میں اسے کیا گرین سگنل مل چکا ہے۔ جو پی ایم اے میں آرمی چیف کی تقریر تھی وہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے، وہ دو ٹوک میسیج لوگوں کے لیے تھا، باہر کے لوگوں کے لیے تھا جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو چائنا اور پاکستان کے حالیہ جو ایگریمنٹ ہوئی ہے $58 ارب کا منصوبہ ہوا ہے، اس پر وہ جو آگ بگولا ہو رہے ہیں، اس کا جواب آرمی چیف نے دیا تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تقریر انگریزی میں تھی، نہیں تو اکثر آرمی چیف یہاں جو اس تقریب میں اردو میں ہی تقریر کرتے ہیں، لیکن یہ پہلی بار آرمی چیف نے انگریزی میں تقریر کی تاکہ پوری دنیا ان کی آواز سن سکے،
اور انہوں نے کلیئر میسیج دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی پھینکی پھینکی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اب جو ہے ریاست ایک یہ ولاگ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔